हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो है सेलिंग कॉस्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी करना, उस पर क्या आपकी कॉस्ट आ रही है। साथ ही में पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है सेलिंग कॉस्ट का एंड प्रोडक्शन कॉस्ट का। इस कर्व की शेप भी बताई जाएगी और फॉर्म का इक्विलिब्रियम कैसे ढूंढा जाता है सेलिंग कॉस्ट में, ये भी डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहली बात कि सेलिंग कॉस्ट क्या होती है। इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि आपको डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ले लो, सोप है तो सोप के आगे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन आप ही का सोप क्यों ले लोग, मतलब डिमांड आप ही के बनाए हुए सोप की क्यों करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, दूसरों से कुछ अलग चीज़ें को ऐड करना पड़ता है, जिसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। आपको पैम्पलेट्स निकालने पड़ते हैं, आपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, ताकि लोग आपकी पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट को देख के आपकी चीज़ को खरीदें। तो ये होती है आपकी सेलिंग कॉस्ट। अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो फर्म्स होती हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर, हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, कि उनको क्या है, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, द टोटल मनी स्पेंड ऑन, कि जितनी भी आप टोटल मनी स्पेंड करवा रहे हो एडवर्टाइजमेंट पे, पब्लिसिटी करने पे, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, पुशअप करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड योर सेलिंग कॉस्ट। जो मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी आप खर्चा करते हो अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी करने के लिए जो खर्चा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। नीड क्या है अब सेलिंग कॉस्ट की, क्यों ये करनी पड़ती है। सो द नीड ऑफ इंक्रीजिंग सेलिंग कॉस्ट इज acutely felt under monopolistic competition only। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही देखने को मिलेगी। परफेक्ट कंपटीशन में क्यों नहीं देखने को मिलती, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि होमोजीनियस तो प्रोडक्ट है, सारे तो एक जैसे हैं, तो मैं एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा क्यों करूँगी अपने प्रोडक्ट को बेचने का। सेम प्राइस है, सेम प्रोडक्ट है, जिससे कंज्यूमर को खरीदना होगा खरीद लेगा, तो उसमें मेरा एडवर्टाइजमेंट का कोई चक्कर नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट्स आपके क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, सो दैट डू नॉट फील द नेसेसिटी ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट। तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इन केस ऑफ मोनोपली, मोनोपली में भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि है ही वन सेलर है, एक सिंगल प्रोड्यूसर है, उसी के पास सारा का सारा कंट्रोल है, उसी से लोगों ने चीज़ों को ख़रीदना है, तो वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा क्यों करेगा। ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जहाँ पर कंपटीशन है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट लोग क्या है, प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आपको करनी ही पड़ती है अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए। When a monopolist begins the production of a product, he may spend some amount of advertisement by way of information to the potential customers। अब पहले पहले जैसे मैंने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो मैं पहले देखूंगी कि जो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो किस एज ग्रुप को सेटिस्फाई करवा रहा है, कौन से लोग उनसे जुड़ सकते हैं। तो पहले मेरा काम क्या होगा, प्रोडक्शन ऐसे प्रोडक्ट की, फिर मैं एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करूँगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी ऐसे कस्टमर्स को जो वो प्रोडक्ट को क्या है, खरीद सकते हैं। जैसे कोई बेबी शॉप है, तो बेबीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं, जिनके बेबीज़ होंगे घर पे, तो उनको पहले मैं अपना क्या है, प्रोडक्ट को बेचना शुरू करवाऊंगी, कस्टमर बिल्डअप करना शुरू कर दूंगी। वंस द कस्टमर्स कम टू नो ऑफ द प्रोडक्ट, जब उनको पता चल गया कि ऐसा प्रोडक्ट कोई मार्केट में आया है, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट बिकम सुपरफ्लूस। तो क्या हो जाता है, जब हमारे प्रोडक्ट का उनको लोगों को पता लग जाता है कि हाँ, कि ऐसा प्रोडक्ट कुछ आया है, तो हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा है वो करना थोड़ा सा कम कर देते हैं, अननेसेसरी हो जाता है। सुपरफ्लूअस का मतलब कि अभी सबको हमारा ब्रांड वैल्यू पूरी की पूरी बढ़ चुकी है अगर मार्केट में, कि सभी लोगों को हमारे प्रोडक्ट का ज़्यादातर पता लग गया है, तब हम थोड़ा कम करते हैं। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन इट इज़ नॉट इनफ टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। अब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने प्रोडक्ट की
कस्टमर्स को, रैदर दे आर टू बी रिमाइंडेड अबाउट द मेरिट्स ऑफ प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। अब देखो क्या होगा कि मैंने अपने चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दी। अब लोग क्या करेंगे, लोग कोई दूसरा प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं जो कि मेरे प्रोडक्ट से थोड़ा रिलेट करता है, तो वो लोग उधर जाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अपने प्रोडक्ट को लाइन पे लाने के लिए, मतलब फिर से उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए फिर से वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स मुझे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बार बार करनी पड़ेगी, अगेन एंड अगेन लोगों को रिमाइंड करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट ही क्यों लेना चाहिए, इसके फ़ायदे गिनाने चाहिए। सो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट आर नॉट मैरिली इंफॉर्मेटिव। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, भले ही आपने जो पहली एडवर्टाइजमेंट जब आपने काम शुरू किया था वही अब दे रहे हो, कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है। इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहले ही पहुंच चुकी है कि आपका ऐसा प्रोडक्ट है, लेकिन क्या होता है, असेंशियल होता है फॉर दी सेल्स प्रमोशन। अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ये चीज़ नेसेसरी है। इन्फॉर्मेटिव भले नहीं है बट सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग बदलने के लिए, मैनिपुलेशन ऑफ डिमांड करने के लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बहुत ज़रूरी है उनकी डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। सो इन शॉर्ट, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी अंडरटेकन बाय प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट। तो सेल्स प्रमोशन आपको क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाता है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोगों की डिमांड को बढ़ा सके आपके प्रोडक्ट के लिए। सेलिंग कॉस्ट देयरफॉर रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच आर इनकर टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो सेलिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, सेल को बढ़ाने के लिए जो आप कॉस्ट लगाते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी उसमें हो सकते हैं कि कोई भी खर्चा आप कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट पे, पब्लिसिटी पे, सेल्समैन पे कमीशन देते हो, कोई रिटेलर्स वगैरह को गिफ्ट देते हो, कस्टमर्स को थोड़े बहुत डिस्काउंट दे दिए, ये सारा क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि आप अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ क्या है काम कर रहे हो, इसके पीछे कुछ काम जुड़ा हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं इकोनॉमिस्ट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग सेलिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो इनकर की जाती है इन ऑर्डर टू अल्टर द पोजीशन और शेप ऑफ डिमांड का फॉर द प्रोडक्ट। अब मेरी डिमांड का पहले ऐसी है, लेकिन मैंने फिर सेलिंग कॉस्ट लगाई, इससे क्या है मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग मेरे प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे, तो इससे मेरी डिमांड क्या है, शिफ्ट हो गई, मतलब अल्टर हो रही है, मेरी बार बार डिमांड चेंज होती जा रही है। तो ऐसी कॉस्ट जो आपके डिमांड कर्व को बार बार अल्टर करता है, उसकी पोजीशन को चेंज करता है। इन द वर्ड्स ऑफ रॉबर्ट ए, उन्होंने कहा है कि सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इनकर टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। जो हमने पढ़ा ही है कि डिमांड को बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट लगाई जाती है उसको हम लोग सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। मियर्स के अकॉर्डिंग सेलिंग कॉस्ट मे बी डिफाइंड एज कॉस्ट नेसेसरी टू परस्यूड अ बायर, कि बायर को मतलब परस्यूट करवाना कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदें, क्यों खरीदना है, इसकी मेरिट्स गिनवाना है, ठीक है, रैदर देन अनदर और टू बाय फ्रॉम वन अदर सेलर और फॉर अनदर। मतलब आपका ही प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है, आप ही का प्रोडक्ट सेलर को क्यों खरीदना चाहिए, ऐसी कॉस्ट जब हम किसी पे लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट। कि दूसरे से आप मत खरीदो, मेरे से खरीदो, तो ऐसी कोई कॉस्ट है वो है आपकी सेलिंग कॉस्ट। ये थी डेफिनेशंस। नेक्स्ट इज अजप्शंस। सेलिंग कॉस्ट बेस्ड होती है दो अजप्शंस पे। फर्स्ट है आपकी कि बायर्स की डिमांड और टेस्ट कैन बी चेंज्ड, कि बायर का जो डिमांड है, टेस्ट है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट करोगे, पब्लिसिटी करोगे अपने प्रोडक्ट की, उससे डिमांड का अपने आप ही अल्टर होने वाली है। तो बायर्स की डिमांड और टेस्ट क्या है, चेंज होता रहता है। बायर्स डू नॉट हैव फुल नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। बायर्स को एक तो क्या है, पूरी नॉलेज नहीं है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की, जो हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखा ही है कि बायर्स को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि क्यों प्रोडक्ट दूसरा कोई इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये इनका दाम अच्छा है। कई बार ब्रांडिंग लग जाती है तो वो यही सोच के उस चीज़ को खरीद लेते हैं। सो दैट मीन्स बायर को पूरी नॉलेज नहीं होती है इस कंडीशन में। सेलिंग कॉस्ट अप्रेज द बायर्स ऑफ द कंडीशंस ऑफ द मार्केट, सुपेरिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सिमिलर अदर थिंग्स। एक सेलिंग कॉस्ट ही ऐसी होती है जो बायर्स को बताती है कंडीशंस क्या चल रही हैं मार्केट में, क्यों हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सुपीरियर है दूसरों से, ठीक है। दीज कॉस्ट हेल्प द फर्म इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब सेलिंग कॉस्ट क्या करती है, आपके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को बढ़ा देती है और नए कस्टमर्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। डिफरेंस क्या होती है सेलिंग कॉस्ट में एंड प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो पहले बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की। प्रोडक्शन कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है
which are incurred in order to make the commodity worthy of the meeting the requirements of customers। बच्चे देखो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, जो ऐसा खर्चा जो किसी चीज़ को हम लोग प्रोड्यूस करवाने पर लगा रहे हैं, ऐसा खर्चा जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने पे लग रहा है। वो कोई भी खर्चा हो सकता है, लैंड का हो सकता है, लेबर का हो सकता है, कैपिटल का हो सकता है। तो मतलब एक ऐसी कॉस्ट है जो कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ दीज कॉस्ट कॉमोडिटी क्या करती है, जो भी प्रोडक्शन से कॉमोडिटी निकल कर आई वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को क्या करती है, बढ़ाती है। ऑन द अदर हैंड सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, एक ऐसी कॉस्ट विच हेल्प चेंज इन हैबिट्स एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। अब मैंने मान के चलो किसी चीज़ की प्रोडक्शन करवाई है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रेन्स वगैरह की प्रोडक्शन करवाई है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट क्या करेगी, सेलिंग कॉस्ट क्या करेगी, अगर कोई दूसरा वाला जो प्रोड्यूसर है वो कुछ और बना रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करके लोगों के टेस्ट हैबिट्स को चेंज करवाने की कोशिश करेगा। तो सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, एक ऐसी कॉस्ट जो लोगों को हेल्प करती है ताकि वो अपने हैबिट्स टेस्ट को चेंज कर पाए, क्योंकि हम नई नई दिन बर दिन इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, नया नया प्रोडक्ट हफ्ते हफ्ते भर में लॉन्च होता है, एक दिन में लॉन्च होता रहता है। तो दैट मीन्स ये इसीलिए है कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज करते रहें, हम उनका प्रोडक्ट लें, उसमें क्या नया है कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। तो ये ऐसी कॉस्ट होती है जो लोगों के हैबिट टेस्ट को चेंज करती है। इसका मेन एम क्या होता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, सिंपली है किसी चीज़ की प्रोडक्शन करवाना ताकि वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन दे सके। और सेलिंग कॉस्ट क्या है, उसी को चेंज करते रहना, टेस्ट और डिमांड को चेंज करते रहना, अपने प्रोडक्ट को मतलब बढ़ाते रहना, डिमांड उसकी इंक्रीज करवाते रहना, लोगों को अट्रैक्ट करवाते रहना। इन द वर्ड्स ऑफ चैम्बरलिन, दोज कॉस्ट मेड टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट टू द डिमांड आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ऐसी कॉस्ट जो अभी प्रोडक्ट की डिमांड को बिल्डअप ही कर रही है, बढ़ाती है, वो है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन दोज मेड टू अडॉप्ट द डिमांड टू द प्रोडक्ट, उसको ले लेना, उसको अडॉप्ट कर लेना, क्यों लिया है, किस वजह से लिया है, दैट आर द सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, लोगों को क्यों आपके प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्यों उनको पता लगा कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है, दैट इज द सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड सच एक्सपेंडिचर एज प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। सही है, एक तो पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे क्या कॉस्ट लग रही है, फिर ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा कितना आ रहा है, स्टोरेज, डिलीवरी, ये सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूड की जाती है, मतलब ये खर्चा होता है। ऑन द अदर हैंड सेलिंग कॉस्ट क्या इंक्लूड करता है, सभी तरह की एडवर्टाइजमेंट, जैसे न्यूज़पेपर पे, मैगजीन्स पे, टीवी, मतलब इनका एक्सपेंडिचर का फ़र्क है दोनों का। उसमें हम लोग खर्चा किस पे करते हैं, मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज कहाँ करनी है, डिलीवरी किसको देनी है, ये खर्चा हो गया। लेकिन सेलिंग कॉस्ट में खर्चा कौन सा होता है कि न्यूज़पेपर पे कितना खर्चा हो रहा है, मैगजीन्स पे, एडवर्टाइजमेंट पे, टीवी पे कितना खर्चा हो रहा है, लोगों को गिफ्ट डिस्काउंट देने पे कितना खर्चा हो रहा है, दैट आर इंक्लूडेड इन द सेलिंग कॉस्ट। एंड लास्ट इज द पर्पस ऑफ सेलिंग कॉस्ट इज टू पुश द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, वाइल द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है डिमांड को पुश करना, ठीक है, डिमांड को बढ़ाते रहना। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या होता है पर्पस, सप्लाई को बढ़ाते रहना, प्रोडक्शन करवाते रहना चीज़ों की, जो डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करवाते रहना किसकी, चीज़ों की, दैट इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या करेगी, एक चीज़ आई है मार्केट में, ठीक है, उसको प्रोडक्शन की गई है, प्रोड्यूस करवाई गई है, ये हमारी यूटिलिटी को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इन्होंने कोई चीज़ आपको बना दी जो आपकी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करेगी। वाइल सेलिंग कॉस्ट क्या करेगी, आगे आपके प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ाएगी, प्रोडक्शन के आगे आप सेलिंग कॉस्ट करते हो, ठीक है ना, प्रोड्यूस कोई चीज़ कर ली, आगे उसको बेचना कैसे है, डिमांड कैसे करनी है, दैट आर इंक्लूडेड इन द सेलिंग कॉस्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज शेप क्या होती है सेलिंग कॉस्ट की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपकी सेलिंग कॉस्ट बनाई जाती है, कर्व कैसे बनती है। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन सेलिंग कॉस्ट कर्व्स क्या होती हैं, यू शेप होती है। तो हम बना ही लेते हैं कि यू शेप होती क्यों है। सो एक्स एक्सिस पे आपका आएगा आउटपुट और वाई एक्सिस पे आ जाएगा आपका सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि हाँ यहाँ पर हम क्या है सेलिंग कॉस्ट लेकर चल रहे हैं। ये आपकी क्या बनेगी, यू शेप बनेगी ऐसे, दिस इज योर सेलिंग कॉस्ट। क्लियर है। इनिशियली इट फॉल्स
पहले पहले क्या कर रही है जी, ये देखो फॉल करती जा रही है ना, यहाँ तक फॉल कर रही है, लेटर इट स्टार्ट राइजिंग, बाद में ये राइज करना शुरू हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन द बिगिनिंग प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल्स इज मोर देन इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट, बट आफ्टर अ पॉइंट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल्स इज लेस देन द इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट। अब इसका क्या मतलब है? जो भी आपकी सेल में इंक्रीज हो रहा है, बिगिनिंग में क्या होता है कि जैसे ये आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, ये वाली आउटपुट पे आप लोग क्या है, इतनी सेलिंग कॉस्ट लगा रहे हो, अभी नया नया प्रोडक्ट है, सेलिंग कॉस्ट लगा रहे हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्या है आपकी आउटपुट बढ़ना शुरू होती है, मतलब ये सेल आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल, सेल की इंक्रीज ज़्यादा होती है आपकी किससे? सेलिंग कॉस्ट से। सेल्स की इंक्रीज ज़्यादा होती है, इतना सेलिंग कॉस्ट है, सेल्स की इंक्रीज ऐसे ज़्यादा हो रही है। क्लियर है? लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होता है? प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल इज लेस देन द इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट। अब मैं आपको इजीली लैंग्वेज में बता देती हूँ। अब जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है मार्केट में, तो क्या होता है, जब आपका मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो कहीं ना कहीं आप अभी सेलिंग कॉस्ट लगाना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना शुरू करते हो, उस पर ना खर्चा काफ़ी ज़्यादा, एकदम से काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। पहले पहले आप खर्चा ज़्यादा करवाते हो, सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा खर्च करते हो, फिर जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ने लग जाती है, आउटपुट इंक्रीज होने लग जाती है, आपकी सेलिंग कॉस्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है और सेल्स इंक्रीज ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा एक पॉइंट आता है जब आप क्या कर रहे हो, सेलिंग कॉस्ट का मतलब एडवर्टाइजमेंट कम कर रहे हो, सेलिंग कॉस्ट कम लगा रहे हो, फिर लोगों को दोबारा से क्या है, खर्चा करवाना पड़ता है, लोगों को दोबारा से रिमाइंड करवाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए। तो आउटपुट इंक्रीज करवाने के लिए, यहाँ के बाद आउटपुट इंक्रीज करवाने के लिए आपको अपनी सेलिंग कॉस्ट को फिर से क्या है, बढ़ाना पड़ जाता है। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल लेस होता है इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट से। इसका मतलब ये है दैट अप टू एट ए पॉइंट, यहाँ पे अप टू ए पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग, बट आफ्टर अ पॉइंट द सेम टेंड टू इंक्रीज। पहले आपकी डिमिनिशिंग जा रही है, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? दीज आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ अ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्योंकि आप जब बार बार किसी चीज़ को करते रहते हो ना, तो आपको पता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपके रिटर्न्स कम होना शुरू हो जाते हैं। वही आपका सेलिंग कॉस्ट में है। सेलिंग कॉस्ट में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट अभी आपने शुरू की है, उससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इकोनॉमीज मिलना शुरू हो जाती हैं। एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो, खर्चा उस पर कम आ रहा है, आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रही है। लेकिन फिर ऐसी कंडीशन आती है जब आप देखते हो कि आउटपुट मेरी कम हो रही है, फिर दोबारा से फिर से आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना शुरू कर देते हो, खर्चा करते रहते हो। तो ऐसे क्या है, पहले ये फॉल होती रहती है, फिर दोबारा से क्या है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ योर सेलिंग कॉस्ट। तो ये आपकी शेप क्या बनेगी, यू शेप सेलिंग कॉस्ट की बन जाती है, क्योंकि इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जो स्केल है वो लागू हो जाता है। बार बार आप किसी चीज़ को करवाते हो तो उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोबारा से आपको यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कस्टमर्स को दोबारा से रिवाइज करवाने के लिए फिर से आपको उन पे खर्चा करना पड़ जाता है। दैट इज़ योर सेलिंग कॉस्ट। अब आके देख लेते हैं सेलिंग कॉस्ट एंड फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे ढूंढा जाता है। टू स्टडी फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इसमें इन अज्यूम किया जाता है दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सेलिंग कॉस्ट बोथ अंडरगो अ चेंज। कमोडिटी का क्या है, प्राइस और सेलिंग कॉस्ट दोनों ही इसमें क्या है, चेंज होते जाएंगे। फर्म हैज़ टू डिसाइड अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सेलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड। फर्म ये डिसाइड करेगी हमें कमोडिटी का प्राइस रखना क्या है और कितनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना है। अपनी स्टडी को फैसिलिटेट करवाने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ अज्यूम दैट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट। हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, कि सेलिंग कॉस्ट लगाने से मतलब एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी करने से डिमांड लोगों की उस चीज़ के लिए बढ़ रही है, रिजल्टिंग इनटू एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इससे क्या होगा, लोगों को, जो फर्म होगी, प्रोड्यूसर्स होंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड कब आपकी बार बार क्या होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी। तो इट प्रूव्स दैट बोथ आउटपुट एंड प्राइस इंक्रीजेस ऑन अकाउंट ऑफ द सेलिंग कॉस्ट। प्राइस भी उस चीज़ का बढ़ता रहेगा, आउटपुट भी बढ़ेगी और सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी और फर्म को प्रॉफिट मिलना शुरू होता जाएगा। ये सारा का सारा ना बच्चे एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपको PDF फाइल में मिल जाएगी।
सारा मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आपके कर्व के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ दे रखा है कि आउटपुट आपको एक्स एक्सिस पे दिखाना है, प्राइस कॉस्ट आपको वाई एक्सिस पे दिखाने हैं, कि सेलिंग कॉस्ट लगाने से पहले आपकी कंडीशन क्या थी, बाद में आप एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा लगाते हो बाद में आपकी कंडीशन कैसे हो जाती है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी क्या है, सारे के सारे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि कैसे आपको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हम ग्राफ को समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, आउटपुट है, क्लियर है, और वाई एक्सिस पे आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग कॉस्ट और प्राइस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइस को भी लेकर चलना है और जो हमारी एवरेज कॉस्ट है उसको भी लेकर चलना है कि कितना आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है और सेलिंग कॉस्ट लगाने के बाद पर यूनिट आपकी कॉस्ट कितनी हो रही है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यही देखा जाता है। अब हम पहले तो ये बना लेते हैं कि अगर मैं बात करूं कि सेलिंग कॉस्ट लगाने से पहले आपकी डिमांड कर्व क्या थी। डिमांड कर्व को कैसे डोनेट करते हैं, एवरेज रेवेन्यू से। तो ये मानकर चलो आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, एवरेज रेवेन्यू 1। डिमांड कर्व आपकी क्या है, ये बनी थी। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट अगर हम लोग ले लेते हैं तो इक्विलिब्रियम आउटपुट बनाने से पहले मैं आपको ये करूँगी कि आप पहले एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर्व को बना लीजिए। ये आपकी बन गई कि इतना आपको पर यूनिट क्या है प्रोडक्शन हो रही है। अब सपोज करो मेरी ये वाली इक्विलिब्रियम आउटपुट है ओ क्यू। ओ क्यू क्या है, मेरी इक्विलिब्रियम आउटपुट है। इसका मतलब ये है कि आपका रेवेन्यू इतना है ये वाला और कॉस्ट आपको इतनी लग रही है। तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का। ये जो पोर्शन आया है ये मेरा प्रॉफिट का पोर्शन निकल के आया है। इसको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। क्लियर है यहाँ तक कि ये तब का है बच्चे, तब का प्रॉफिट है जब मैंने अभी सेलिंग कॉस्ट को इनकर नहीं किया है, अभी नहीं लगाया है। तो इस कंडीशन पे मेरी इक्विलिब्रियम ये हो गया। और इक्विलिब्रियम का एक और पॉइंट होता था ना, एम सी इज इक्वल टू एम आर। एम सी कर्व्स यहाँ पे इसीलिए बनाई नहीं गई हैं क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके डायग्राम को बना पाना। आप बना भी सकते हो, यहीं से निकल कर आपकी एम सी जाएगी, लेकिन क्या होता जाएगा, अभी हमने फॉर्म के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करवाना, तो अभी एमसी को हम लोग इसमें नहीं बना रहे हैं। इस सिचुएशन में ए बी सी डी क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करना है, अब फॉर्म क्या करती है, कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती है। सपोज कर लो कि फॉर्म ने स्पेंड कर दिए 500 रुपये एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, एज अ सेलिंग कॉस्ट। तो इससे क्या होगा, 500 रुपये खर्चे करने के बाद क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट होगी वो तो बढ़ गई ना, टोटल कॉस्ट भी बढ़ गई, पर यूनिट कॉस्ट भी बढ़ गई। और इससे क्या हो जाएगा, जो आपकी नई एवरेज कॉस्ट बनेगी वो अब ऊपर की तरफ बनेगी। लेकिन इससे आपकी डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, लोग और भी तो चीज़ें खरीदेंगे ना आपसे। तो दैट मीन्स ये सारा खर्चा तो बढ़ा है लेकिन डिमांड भी प्रोडक्ट की क्या हुई है, कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई है। तो हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व नई कहाँ बन जाएगी, ये वाली बन गई। ये मेरी डिमांड क्या है, एवरेज रेवेन्यू 2, ये इंक्रीज़ हुई है। लेकिन मेरी इससे क्या हुई है, ये वाली भी शिफ्ट हो जाएगी, ये मेरी बन गई ए एस पी। इसका मतलब क्या था, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब मैंने सेलिंग कॉस्ट नहीं लगाई थी। लेकिन अब ए सी एस बना है, सॉरी ए सी एस बना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, न्यू एवरेज कॉस्ट कर्व, जो आप सेलिंग कॉस्ट लगाने के बाद है, इसमें सेलिंग कॉस्ट भी इंक्लूड की गई है। तो अब देखो, अब आउटपुट हम लोग मान लेते हैं कि ये वाली आउटपुट को प्रोड्यूस करवाया गया है। ये मैं ले लेती हूँ ओ पी, ये मेरा आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, ये वाला। इसको हम लोग नेम दे देते हैं, ये ई पॉइंट, ठीक है, ई एच जी एफ, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद क्या है, ये मेरी ओपी क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाएगी। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, सेलिंग कॉस्ट फिर से बढ़ा दी, सेलिंग कॉस्ट 500 से क्या कर दी, 700 कर दी। अब फिर से वही चीज़ है, यही सिस्टम चलता जाएगा। अब इससे क्या है, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, सेलिंग कॉस्ट बढ़ गई है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। इससे आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग फिर से वैसे ही कर्व बना लेते हैं। यह आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व 3, क्लियर है। ये आपकी बन गई
ACS1, क्योंकि ये ACS थी, अभी सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड है, इसमें नई सेलिंग कॉस्ट फिर से इंक्लूड कर दी गई। आउटपुट ले लो कहीं भी आप लोग, आउटपुट इंक्रीज होगी, ये हमारी OL आउटपुट बन गई। ये आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये प्रॉफिट आ जाएगा। नेम कोई भी आप लोग दे सकते हो, IJKL। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे आप लोग सेलिंग कॉस्ट को बढ़ाते जा रहे हो वैसे ही चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी, थोड़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रॉफिट भी आपका वैसे ही वैसे क्या है इंक्रीज होता जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है वो थोड़ा थोड़ा क्या है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सेलिंग कॉस्ट लगाने से। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा, क्योंकि आपकी एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा है वो अगर आपने कम कर दिया कहीं ना कहीं आकर, तो वो चीज़ क्या होगी, वो आपकी डिमांड कर्व को एक बार के लिए रोक देगी, दोबारा से आपको फिर से सेलिंग कॉस्ट लगाना पड़ जाएगा। तो फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है तीनों की तीनों, ये देखो तीनों एवरेज कॉस्ट का डिफरेंस ये कम होता जा रहा है, ये नैरोअर होता जा रहा है। क्लियर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमने सेलिंग कॉस्ट को एज अ फिक्स्ड कॉस्ट ही लिया है, क्योंकि ये हमें लगनी ही लगनी है, ऐसा मानकर हम लोग चले हैं, अज्यूम किया गया है। सो प्रोडक्शन क्या है बढ़ती जाएगी और एवरेज कॉस्ट क्या होती जाएगी, धीरे धीरे अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये देखो नैरोअर हो रहा है डिस्टेंस। जैसे ही आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती गई तो इसका मतलब क्या है, आपके प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका जो डिफरेंस है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा एज शॉन इन द डायग्राम, और आपका प्रॉफिट क्या है बढ़ता जाएगा सेलिंग कॉस्ट लगाने से। तो ये आपका टॉपिक था सेलिंग कॉस्ट का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज का जो लिंक दिया गया है वहाँ पर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक कल स्टार्ट किया जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो मुझे पूछ लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।